ये फिरका परस्त और सेकुलर जमातों के नाम पे काम करने वालों को 25 साल का अनुभव उनके घर में देखा, उनको बाहर देखा। ये जो कुछ आज और कल में तुम देख रहे हैं कि अजित पवार ने यहाँ से कुदी मार के वहाँ गई, पवार साहब अपनी दुकान लेके बैठे हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, सब स्क्रिप्टेड है। ये घर में तय करके बनाया हुआ प्रोग्राम है। मैं खुले तौर से बोलता हूँ, मैं उस घर में से आया हूँ, मुझे सब मालूम है। मैंने 2 रमजान के पहले जो पार्टी छोड़ा हूँ, मुझे तब से मालूम है कि ये सब गेम प्ले चल रहा है, कुछ नहीं है। सब घुमा फिरा के बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी सब अंदर से तिगड़म है, अंडरस्टैंडिंग है, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने की जमातें हैं, दुकान है। इससे ज्यादा इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। मेरा खुला आरोप है, सब एडजस्टमेंट है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, ये उन्हीं के घर में शकुनी मामा है, और इन्हें ने जो प्लान किया है, इनका घर फोड़ने वाला वही जयंत पाटिल है, जो 3-4 महीने से जो मैं देख रहा था, साल भर से मैं उनको कुछ बातें बोल रहा था। ये घर के अंदर में आग लगी है, घर के चिराग से कौन पानी लाएगा जिसको बुझाने की आवश्यकता है। और आज जो है तो पवार साहब अलग दुकान लेके बैठे हैं, और वो ईडी के डर से, और 70,000 करोड़ का जो मोदी साहब ने परसों कहा, भाई इधर आओ न तो जेल में जाओ। अब ये तुम्हारे जेल में आना, माल का खाना, माल का लेना, अरे जनता को क्या लेना है, ये माल जनता में बांटो भाई। के चंद्रशेखर राव के बारे में हम बोल रहे हैं, वो जनता में बांटने वाला नेता है, और ये जो है तो घर में ले जाने वाले नेता है। ये फर्क है। अब लोगों ने इस बात को सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देना, हमने दिया हुआ वोट तुमने बेच डाले। शिवसेना ने वही की, एकनाथ शिंदे ने वो किया, यहाँ के 5-7 एमएलए हमारे डिस्ट्रिक्ट के खोके लेके बोके हो गए, और सब ओके हो गए। जनता का क्या लेना देना, 10 रुपए किसी को दिए गए यहाँ की जनता को। हमारा माल लेकर गब्बर सिंह हो जाना, और फिर बोलते तेरा क्या हाल है कालिया, अरे सरकार मैंने तो नमक खाया, गोली खा। सर बाद में वो बोलते कितने आदमी थे, क्या बोली, वो ये भी कहते कितने आदमी थे। तो फिर ये आदमियों का, ये निजाम का जो हिसाब किताब है, ये सब जो है बीजेपी इस मुल्क के अंदर में लंचिंग के जरिए से, ईडी के जरिए से, इनकम टैक्स के जरिए से मुल्क के अंदर में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रही है, अराजकता पैदा कर रही है। वो चाहती है कि दादागिरी के बिहाफ पर, हुकूमत के बिहाफ पर लोगों को दबाया जाए, पार्टी को दबाया जाए। इस तरीके का सारा खेल चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब जनता को सोचना होगा कि डेवलपमेंट की तरफ हमको कैसे जाना है, कौन सी पार्टी है। हम वो पार्टी है जो कर रहे हैं, वो करने की बात कर रहे हैं, जो करेंगे ये बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए बीआरएस पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर में लाया गया है, और बीआरएस पूरे हिंदुस्तान में काश्तकार के मुद्दे पे, कामगार के मुद्दे पे, नौजवानों के नौकरी के मुद्दे पे, हर मार्च पे लड़ने का काम कर रही है। अभी आप जाकर देखो महाराष्ट्र के अंदर, और हिंदुस्तान के और शहरों के अंदर, और हैदराबाद के अंदर में जाके देखो, बैरूनी मुल्क के तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटी सेक्टर की हो, चाहे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हो, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की हो, सारी बड़ी कंपनियां जिसका तुम नाम जानते हो, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आप वो उसके ऊपर मारो, सारी कंपनियां हैदराबाद में दिखेंगी, और जॉब क्रिएट हो रहा है। और कोई कैद नहीं है कि तेलंगाना का ही आदमी आके नौकरी ले। महाराष्ट्र का नौजवान अगर पढ़ा लिखा है, आ जाओ हमारे तेलंगाना में, उसको नौकरी उपलब्ध करने का काम के चंद्रशेखर राव ने जो है तो किया है। ये नीति का काम हम महाराष्ट्र के अंदर में चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर में अगर बदलाव चाहते हैं तो बीआरएस पार्टी के सिवा कोई रास्ता नहीं है। लोगों को रास्ते पे आकर बीआरएस के बारे में हमको बोलना पड़ेगा। मौलाना, समान नागरिक कायदा का डर और खौफ जो बताया जा रहा है माइनॉरिटी समाज को, क्या आपको लगता है कि मेजॉरिटी वोट इकट्ठा करने के लिए ये किया जा रहा है? बीजेपी के पास 360 स्कीमें हैं, एक स्कीम फेल हो जाती है तो दूसरा डालती है, लोगों को इसी में उलझा देती है। अब मैं रात में टीवी देख रहा था, सब लगे हुए हैं यूसीसी। मेन मूल जो मेरी प्रॉब्लम है, खेती का जो प्रॉब्लम है, काश्तकार आत्महत्या कर रहा, उसका दिमाग डाइवर्ट करके यूसीसी की तरफ ले जाए। इसके दिशा भूल करने के अलावा बीजेपी के पास अभी तुम ये मुद्दा अगर खत्म हो गया तो उनके थैली में अभी 50 मुद्दे अभी रेडी है, फट इलेक्शन के पहले लाके डाले। अरे कोई तुक है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा बादशाह है जिसने 52 साल 53 साल
अखंड भारत के ऊपर हुकूमत किया, उसकी फोटो का स्टेटस लगाने के ऊपर औरंगजेब की औलाद के पैदा हो गए बोलने वाले मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री, इस वक्त के उप मुख्यमंत्री क्या बात करते हैं? इनको कोई रोकता है कि नहीं रोकता है? हिंदू भाइयों को यह समझना चाहिए कि इस तरह की झूठे बातें करके आप क्या गुमराह कराना चाहते हो? वो क्रिमिनल आदमी है, गुंडा है, दाऊद है, राजेन है। मौलाना जी, आप औरंगजेब को आदर्श मानते हैं क्या? बिल्कुल आदर्श है। वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत किया है, बिल्कुल आदर्श है। और ऐसी हुकूमत किया है कि जब इंतकाल हुआ तो जेब के अंदर में कफन दफन के लिए उतने ही पैसे थे। दुनिया में ऐसा बादशाह मैंने नहीं देखा। क्या भ्रष्टाचार करेंगे? यहाँ तो खाने का और खिलाने का धंधा है। क्या लोगों के लिए काम कर रहे हैं? हर एक के लिए काम किया। मालूम तुमको औरंगजेब रहमतुल्लाह ने क्या? निपटनी रंजन की जमीन किसने दिया? औरंगजेब रहमतुल्लाह ने। ये तुम्हारी अतुल सावे के टाकिस के सामने की मंदिर की जमीन किसने दिया? औरंगजेब रहमतुल्लाह ने। ये राम मंदिर हमारे घर के पास कल जो झगड़ा हुआ, वो मंदिर की जगह और वो मंदिर को इनाम कौन दिया? औरंगजेब रहमतुल्लाह ने। अरे किसकी बात करते? कोई इतिहास मालूम नहीं, कुछ बंडे कुछ फतरे मालूम नहीं। एक मंदिर के पुजारी को उनके एक सिपा सालार ने गलत छेड़ के एक लड़की के साथ गलत काम किया। औरंगजेब रहमतुल्लाह ने वहां से आकर उस सिपा सालार को हाथी के पैरों से कुचल के मारने का काम किया। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह ने। उसके पास कोई जातिवाद था क्या? मुसलमान, दलित, हिंदू अपने में समेट के चलते थे। अब सत्ता की लड़ाई अलग थी। ये राजा कौन था, वो राजा कौन था, ये झगड़े तो आज भी है। अभी तो घर में अजीत पवार शरद पवार चाचा भतीजे लड़ रहे। कल मरने के बाद इतिहास में जाके बात क्या बोलेंगे? अजीत पवार शरद पवार का दुश्मन था। सारा एडजस्टमेंट है। तो इस तरह के बेवकूफ सवालात, इस तरह के गलत चीजें हमारे समाज को बहुत दूर लेके जा रहे हैं। देश को आगे बढ़ाना है, स्टेट को आगे बढ़ाना, मुल्क को आगे बढ़ाना है तो गंगा जमनी तहजीब है जो मुसलमान, हिंदू, तमाम जात बिरादर के लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। प्यार मोहब्बत की राजनीति पे हम विश्वास करते हैं, आपस के इत्तेफाक पे हम जो है तो विश्वास करते हैं। उसको हमने बढ़ाना चाहिए और देश को बढ़ाना चाहिए। कोई भी हमारे पास कमजोर तबका है किसी भी जात के नाम पे, उसको उठाओ। ये पार्टियों में मैंने 25 साल काम किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे पहले माइनॉरिटी के डेड अगेंस्ट है, दलितों के डेड अगेंस्ट है। सिर्फ चेहरा बना के रखी है कि हम माइनॉरिटी के हैं, हम दलितों के हैं, सब बकवास है। 25 साल देखा, बहुत सब्र किया, कोई रास्ता नहीं था। एक तो कांग्रेस में जाओ, हम तो बीजेपी में नहीं जा सकते, आरएसएस में नहीं जा सकते, फिरका परस्त में नहीं जा सकते, कांग्रेस में जाओ, नहीं तो राष्ट्रवादी में जाओ। एक बहुत दिनों के बाद बीआरएस के नाम पे एक सेकुलर, ओरिजिनल सेकुलर पार्टी हमारे सामने है। तो आज हिम्मत हुई कि चलो उस प्लेटफॉर्म पे तमाम समाज बिरादरी को न्याय देने का काम कर सकते हैं। सबके साथ प्यार मोहब्बत से एक पुराना हिंदुस्तान, गंगा जमनी वाला हिंदुस्तान, ये बीआरएस के माध्यम से हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में हम खड़ा कर सकते हैं। मौलाना साहब, लेकिन औरंगाबाद में मराठा देख रहे हैं, कुछ मुसलमान लीडर कह रहे हैं कि हमको औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे लोग वाले क्या कहेंगे आप? ये बेवकूफ किस्म की बातें हैं, ये भी स्क्रिप्टेड बोलते हैं। उनको पहले से औरंगाबाद का इतिहास अगर देखेंगे तो पहले खबर पे भेजा गया कि जाके तुम ज़ारत करो, टीवी लेके जाओ, फिर बताओ कि ये ज़ारत करने का, उसके बाद फिर गारत करो। तो राम मंदिर के पास गारत करने का काम किया गया। ये सारा स्क्रिप्टेड है। ये जो बीजेपी और शिवसेना के जो प्यादे हैं, ये असल बी टीम है। अब हमको बी टीम बोल रहे हैं, हमको बी टीम बोलने वाले कल जो है तो ए टीम बन के जो है तो बीजेपी में चले गए। आप क्या बोलेंगे उनको? इसलिए ना बी टीम है ना सी टीम है, हम तमाम जात बिरादरी के लिए काम करने वाली काश्तकारों की टीम है।